दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये पांचों टॉपिक दोस्तों अपने देश भारत के बारे में हैं। बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार आने के बाद में क्या-क्या देश में चल रहा है वो आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों समय का पहिया पीछे पलटते हुए 2014 में चलते हैं, जब भारत में एक नई सरकार आई, बीजेपी सरकार, और लोगों को एक नई उम्मीद भी नजर आई कि इस सरकार में प्रगति के नए राह हमें दिखेंगे। गुजरात मॉडल के हिसाब से पूरा देश आगे बढ़ जाएगा और दो देश विकासशील से विकसित हो जाएगा और हम सब ने आगे बढ़ के भारत को एक नया पीएम दिया, नया चेहरा दिया। लेकिन दोस्तों उस हिसाब से हमें परिणाम नहीं मिलते। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे पेट्रोल के दाम के बारे में, उसके बाद में नोटबंदी के बारे में, उसके बाद में कोरोना महामारी के बारे में, उसके बाद में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जो घटिया राजनीति है उसके बारे में, और दोस्तों अंत में बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव अभियान में बिजी थी और चुनाव का प्रचार कर रही थी, तो हम समय का चक्र पीछे घुमाते हुए सन 2013 में चले जाते हैं। 2013 में बीजेपी का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा था तो वो ये था कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपकी जेब से पैसा लगातार ढीला होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे उस टाइम पेट्रोल की कीमतें 70 रुपये से 80 रुपये के बीच में हुआ करती थी, और जब चुनाव आया था उस टाइम एक बार 65 रुपये भी मतलब पेट्रोल के दाम हो चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब चुनाव आता है या फिर चुनाव नज़दीक आता है तो पेट्रोल के दाम अचानक कम कर दिए जाते हैं, और जब चुनाव खत्म होता है तो फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मगर इस बार तो हद ही कर दी। इस बार पेट्रोल के दाम 100 रुपये से भी ऊपर चले गए। श्री गंगानगर में, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले पेट्रोल के दाम बढ़े, 100 रुपये से भी ऊपर पेट्रोल का दाम हो गया। तो आम भारतीय को चिंता सताने लगी कि अब तो पेट्रोल के दाम और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और बढ़ भी रहे हैं। अगर इसी प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ते गए तो एक किसान और कम पैसे कमाने वाला एक मजदूर कभी भी दोपहिया वाहन का भी उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में इतनी महंगी सर्विस को कौन लेगा। 100 रुपये का पेट्रोल एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मजदूर नहीं चुका सकता। किसान आदमी कभी भी इतना महंगा पेट्रोल का प्रयोग करके अपने खर्च को पूरा नहीं कर सकता। अगर सरकार ने इन पेट्रोल के दामों को कम नहीं किया तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा संकट आने वाला है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि शायद आने वाले समय में पेट्रोल के दाम और भी बढ़ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो वास्तव में ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इस टाइम गवर्नमेंट पेट्रोल के दाम पर बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है, लगभग पेट्रोल से भी दुगना तिगुना टैक्स ले रही है। पूरा परफेक्ट जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा बनाकर। तो दोस्तों सीधा सीधा मतलब ये है कि पेट्रोल के दाम मोदी सरकार आने के बाद में लगातार बढ़े हैं, जबकि मोदी सरकार आने से पहले वादा किया था सन 2014 से पहले कि हम आने वाले समय में पेट्रोल के दाम कम करेंगे। इसीलिए हमने और आपने इस सरकार को चुना है। अब करते हैं दूसरी बात, नोटबंदी। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि देश के हर युवा को पता है, हर नागरिक को पता है कि किस प्रकार से देश में 1000 और 500 के नोट को बंद किया गया, किस प्रकार से देश के लोगों की लाइनें बैंकों के बाहर लग चुकी थी, और बैंकों के बाहर जो लाइन लगी उस लाइन में हर आदमी यही बात कर रहा था कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, भारत से जो कालाबाजारी है वो निकल जाएगी, भारत से जो भ्रष्टाचार है वो निकल जाएगा। हर आदमी की जेब में
बहुत सारे पैसे सरकार डाल देगी। उन सभी दावों का क्या हुआ? धीरे धीरे वो सब दावे फेल हो गए, धीरे धीरे वो सभी बातें केवल बातें रह गई। और आपको बताना चाहेंगे, न तो भ्रष्टाचार कम हुआ, न कालाबाजारी कम हुई, बल्कि इस प्रकार से नोट 2000 का करने के बाद में और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा है। क्योंकि पहले 1000 के नोट लोगों को घरों में रखने पड़ते थे तो ज़्यादा संख्या होती थी। अब 2000 के नोट घरों में रखते हैं तो और भी कम संख्या हो गई। तो क्या इससे भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं हुआ। तो नोटबंदी का देश को कुछ भी फायदा हुआ? मैं कहता हूँ नहीं हुआ। ये सरकार का एक गलत निर्णय था। नोटबंदी के कारण देश बहुत ज़्यादा पीछे गया है। अब करते हैं दोस्तों कोरोना महामारी की बात। तो दोस्तों कोरोना महामारी जैसा कि आपको पता है 2000 के अंदर बहुत ज़्यादा आई थी। सन 2000 जो कि पिछला साल है, उसके अंदर ये महामारी बहुत ज़्यादा आई थी। इस महामारी की मार देश के साथ साथ दुनिया के अधिकतर देशों ने झेली है। मगर भारत देश एक विकासशील देश है, जैसे कि आपको पता है लगभग 3 महीने तक देश बिल्कुल बंद हो चुका था। देश के मेट्रो स्टेशन बंद हो चुके थे, देश की ट्रेनें बंद हो चुकी थी, देश के रेलवे सिस्टम्स बंद हो चुके थे, देश की फ्लाइट जो एक से दूसरे देश में जाती थी वो बंद हो चुकी थी, और देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और इसके अलावा देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उसी कोरोना महामारी के नुकसान के कारण आज पेट्रोल जैसे दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, अगर देश एक दिन भी बंद होता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, लेकिन यहाँ देश पूरे 3 महीने तक बंद रहा था। तो कितने करोड़ों का नुकसान हुआ होगा आप सोच नहीं सकते। उसी का खामियाजा है कि सरकार का जो खजाना है वो लगातार खाली होता गया, खाली होता गया। और अब समय आया है सरकार को खजाना वापस भरने का। इसलिए सरकार अपना खजाना भर रही है और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से पेट्रोल के दाम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। अब करते हैं दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है राजनीतिक पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस और बीजेपी। केंद्र के अंदर जो कांग्रेस और बीजेपी सरकार है वो दोस्तों गली मोहल्ले में छोटे बच्चे भी इस प्रकार नहीं लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आपस में लड़ाई करती है। आपने देखा होगा, अगर आप संसद के वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा संसद के अंदर एक नेता दूसरे नेता के ऊपर किस प्रकार बातों से प्रहार करता है। तो ये बातों से प्रहार करने के कारण उन मुख्य मुद्दों के साथ उस मुख्य विकास धारा की तरफ ये नेता नहीं बढ़ते और ये केवल और केवल अपना फिजूल समय बातों में, एक दूसरे की नुक्ताचीनी में, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगा देते हैं। अगर ये नेता अपना सही समय का सही उपयोग करते हुए संसद में आगे बढ़ें और उन बिलों को पास करने की कोशिश करें जो जो कि देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकते हैं, जो कि देश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक ये नेता आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, जब तक ये नेता सही विकास की राह वाले उन बिलों को पास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मगर देश की राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है, केवल और केवल चुनाव जीतना चाहती है। आज बिहार का चुनाव हो गया तो पूरे के पूरे नेता बिहार के ऊपर चले जाएंगे। आज पंजाब का चुनाव हो गया तो पूरी की पूरी सरकार पंजाब में चली जाएगी। आज राजस्थान का चुनाव आ गया तो पूरी की पूरी सरकार राजस्थान में आ जाएगी। लेकिन कभी भी ये नहीं करते कि देश का किसान अगर भूख मर रहा है तो उसकी भूख को कैसे मिटाया जाए। देश का एक बेरोजगार अगर बेरोजगार है तो उसके बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। देश का एक इंजीनियर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ तक कि
देश के अंदर जो इसरो है, उस इसरो को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ कार्य नहीं किया जा सकता। भारत की स्पेस की जो इसरो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया जा सकता, मगर ये फालतू बातों में फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे किसान आंदोलन की। देश ने पिछले दिनों बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला है, लेकिन देश के इन किसानों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तक अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर किसान दिल्ली के उस बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे ऊपर जो ये अंधाधुंध कानून लाए जा रहे हैं उनको वापस से लिया जाए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सी एन सी डी सीएनसीटीडी की रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों के किसानों के पास महज 20,000 करोड़ का कारोबार होता है। जी हाँ दोस्तों, 17,000 करोड़ का ही कारोबार होता है। कितने किसानों के पास? 17 राज्यों के किसानों के पास। तो दोस्तों, ये बहुत ही डराने वाली, चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जो कि आप सभी को जानना चाहिए। सॉरी दोस्तों, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी। 17 राज्य के किसानों के पास में 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 20,000 करोड़ का व्यापार होने से देश को नुकसान इसीलिए है क्योंकि दोस्तों, अगर 17 राज्यों के किसानों की औसत आय निकाली जाए तो 1,700 रुपये होती है। जी हाँ दोस्तों, 1,700 रुपये होती है। क्या 1,700 रुपये से एक किसान अपनी दिनचर्या चला पाएगा? अपना अपना दैनिक कार्य कर पाएगा? अपना महीना पूरा कर पाएगा? 1,700 रुपये में एक गाय नहीं पाली जाती दोस्तों। और वो कहते हैं कि 1,700 रुपये में आप देश में समृद्ध रहे, देश में खुशी खुशी आगे बढ़े। तो क्या खुशी खुशी एक किसान आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 5 टॉपिक बताए। सबसे पहले पेट्रोल के दाम किस प्रकार बढ़े उसके बारे में बात की। उसके बाद नोटबंदी के ऊपर मैंने बात की। उसके बाद कोरोना महामारी आई, उससे देश का नुकसान हुआ, उसके बारे में बात की। उसके बाद मैंने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के अंदर जो राजनीतिक लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बारे में बात की। उसके बाद में किसान आंदोलन के बारे में बात की। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक लोकल देश का नागरिक हूँ, और लोकल देश का नागरिक होने के नाते मैंने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मेरी जुबान ज़रूर पिछली है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल रिपोर्टर नहीं हूँ जो आपको बिल्कुल सटीक सटीक जानकारी दे दे, लेकिन आप दिल से सोचोगे और दिमाग से सोचोगे तो आप जान पाओगे कि जो मैंने कहा है, जो आपने सुना है, वो कतई गलत नहीं है। दोस्तों, इन पांचों के पांचों टॉपिक्स को हम सभी को पूछना चाहिए सरकार से। क्या हमने जो वोट दिया है उस वोट का सही प्रयोग हुआ है? क्या देश का विकास सही हो रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आने वाले समय में मैं अपने ऊपर और कार्य करूंगा और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों, रिपोर्टिंग मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस मुद्दे के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो इसी प्रकार का लेकर, लेकिन वो 1-2 दिन बाद आएगा दोस्तों। तब तक के लिए आप खुश रहें, हैप्पी रहें, और दोस्तों, अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करने के लिए लगातार आप अपने ऊपर काम करते जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और अंत में